लोग शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट। पहला टेस्ट है मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट स्ट्रेट अवे ये डिटेक्ट करता है ये भाई कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं वो कंपाउंड, ठीक है। अगर इसका ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव आता है मतलब कि वो कंपाउंड एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। इसका जो रिएजेंट है वो आप देखो, ये रिएजेंट इसका नाम होता है अल्फा नैप्थॉल। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अल्फा नैप्थॉल। जैसे कि ये नैप्थलीन है, दो बेंजीन रिंग, अगर यहां पे OH है तो अल्फा नैप्थॉल, अगर यहां OH होता तो उसको बोलते हैं बीटा नैप्थॉल। अल्फा नैप्थॉल इन अल्कोहल, ये इसका रिएजेंट है, ठीक है। क्या करना है टेस्ट का, ऑब्जर्वेशन क्या है पहले देखो। सैंपल मतलब कि जो आपको लैब में दिया गया है सैंपल की जरा बताओ इसमें से कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं ये सैंपल। तो कार्बोहाइड्रेट में आप मॉलिश रिएजेंट डालेंगे, मतलब कि ये अल्फा नैप्थॉल इन अल्कोहल डालेंगे और कॉन्क H2SO4 डालेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझना, जैसे अगर इस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क एसिड फॉर्म्स फर्फ्यूरल। इसको भी याद कर लो, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि कोई एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, कॉन्क H2SO4 में आप उसको डाले, कॉन्क एसिड में आप डाले, तो यहां पे देखो फर्फ्यूरल बन जाता है। फर्फ्यूरल क्या है, तो यहां पे देखो ये फ्यूरान एक रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन के साथ एरोमेटिक रिंग है और उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं फर्फ्यूरल। तो यहां पे बनता है फर्फ्यूरल और फिर मॉलिश रिएजेंट के साथ में एक वॉयलेट कलर का रिंग फॉर्मेशन होता है। वो कुछ ऐसा होता है ना कि एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में ये सैंपल और कॉन्क H2SO4 डाले और फिर ऊपर से मॉलिश रिएजेंट डाले, तो उसका जो जंक्शन होता है उस जंक्शन में अगर वॉयलेट कलर का रिंग फॉर्म कर गया मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट को कंफर्म करते, कंफर्म्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बस याद रखना है, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाना है। 2-3 बात खाली ध्यान रखो। मॉलिश टेस्ट किस चीज को डिटेक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को। रिएजेंट क्या है, अल्फा नैप्थॉल इन अल्कोहल, ठीक है। क्या रिएक्शन है, सैंपल दिया गया, मॉलिश रिएजेंट डाले आप, उसमें कॉन्क H2SO4 डाले, अगर वॉलेट कलर का रिंग फॉर्म कर जाता है टेस्ट ट्यूब में मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट को कंफर्म कर रहा है। और यहां पे एक एडिशनल बात कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो कॉन्क एसिड के साथ बनाता है फर्फ्यूरल, जिसका स्ट्रक्चर वहां पे हम फॉर्म कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन है बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट जो है वो किसको डिटेक्ट करने के काम में आता है, रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड जैसे 2 तरह का हुआ, इनफैक्ट शुगर जो होता है पूरा कार्बोहाइड्रेट्स वो दो तरह का होता है, एक होता है रिड्यूसिंग और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। ये सिर्फ कर रहा है रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, जो फर्दर और हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स को डिटेक्ट करने के काम में आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स का बात बोले, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब का सब रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स है। रिएजेंट क्या याद रखना है आपको, रिएजेंट देख लो, कॉपर एसीटेट इन एसिटिक एसिड, ठीक है। कॉपर एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इन एसिटिक एसिड इसका रिएजेंट है। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि सैंपल में आप जब ये बारफोर्ड रिएजेंट डालते हैं और ब्रिक रेड पीपीटी फॉर्म होता है, ब्रिक रेड पीपीटी यहां पे फॉर्म करेगा Cu2O का, क्यूप्रस ऑक्साइड का, ठीक है। ये जो कॉपर है यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो रिड्यूस करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और Cu2 अगर ब्रिक रेड पीपीटी बन गया मतलब कि वहां पे रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है। रिड्यूसिंग नाम भी ऐसे ही आ रहा है क्योंकि ये यहां पे जो कॉपर है +2 को उसको रिड्यूस कर पा रहा है, मतलब कि वो बारफोर्ड रिएजेंट जो है कॉपर एसीटेट उसको रिड्यूस करके क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर पा रहा है, जो कि ब्रिक रेड पीपीटी दे रहा है। तो ये 2-3 बात बस ध्यान रखो कि बारफोर्ड टेस्ट जो है वो किसके लिए काम आ रहा है, तो रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स के लिए। रिएजेंट क्या है, कॉपर एसीटेट एसिटिक एसिड, और ऑब्जर्वेशन क्या है, ब्रिक रेड पीपीटी, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिवनॉफ टेस्ट। सेलिवनॉफ टेस्ट क्या होता है, ये एल्डोज और कीटोज को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। एल्डोज और कीटोज ध्यान देना। एल्डोज क्या होता है, तो कोई भी एक जो शुगर है, मोनोसैकेराइड है मान लो, वो कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसमें अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो वो एल्डोज है, और अगर उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो वो कीटोज है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एल्डोज फैमिली का है और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोज फैमिली का है, ठीक है। तो एल्डोज वर्सेस कीटोज के लिए हम यूज करते हैं सेलिवनॉफ टेस्ट। रिएजेंट क्या है, रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग और फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है OH मेटा पोजीशन पे, उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। इन कॉन्क HCl। अब फिर ध्यान दो, जब आप सैंपल में ये सेलिवनॉफ रिएजेंट डालते हैं, मतलब कि रिसोर्सिनॉल प्लस कॉन्क HCl, तो फिर से ये कॉन्क एसिड आपको दिख गया। और थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया था कि कॉन्क एसिड के प्रेजेंस में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनाएगा फर्फ्यूरल, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें जो कीटोज है ना, ये फर्फ्यूरल जल्दी बनाता है, रैपिडली बनाता है, और जो एल्डोज है वो कंपैरेटिवली स्लोअर रेट से बनाता है, ठीक है।
इसीलिए अगर इसमें कीटोज हुआ, तो जैसे ही आप ये वाला रिएजेंट डालेंगे, तुरंत खट से फर्फ्यूरल बनेगा और वो रिसोर्सिनॉल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा तुरंत। और ये वाला जो कलर आप लोग को दिख रहा है, चेरी रेड कलर, ये वहां पे दिख जाएगा आप लोग को। तो जैसे ही चेरी रेड कलर दिखा, मतलब कीटोज इज प्रेजेंट, कीटोज का कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर चेरी रेड कलर नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है? फेंट पिंक कलर। ये प्रोसेस वैसा ही जा रहा है इसमें। पहले क्या हो रहा है कि सैंपल जो है, अगर इसमें एल्डोज है, तो वो कॉन्केव सेल के साथ फर्फ्यूरल बनाएगा बट द स्लोअर रेट, और इसलिए जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, और वहां पे जो कलर बन रहा है वो कैसा बनेगा? फेंट पिंक कलर। अगर ये कलर था तो फिर एल्डोज प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। मतलब फिर से हम बोल रहे हैं, बहुत मैकेनिज्म में नहीं जाना है, इसको क्या समझना है हम लोग को? पहले सेलिनॉफ टेस्ट किसके लिए काम आता है? एल्डोज वर्सेस कीटोज। दूसरा, उसमें रिएजेंट कौन है? रिसोर्सिनॉल इन कॉन्केव, और रिएक्शन क्या है? तो सैंपल दिया गया, उसमें सेलिनोस रिएजेंट आप डाले, अगर चेरी रेड कलर आया तो कीटोज है प्रेजेंट, अगर फेंट पिंक कलर आया, सिर्फ पिंक भी लिखा हुआ है, तब भी वहां पे एल्डोज प्रेजेंट है। यहां तक हो गया। अब यहां पे एक छोटा सा बात ध्यान रखना है कि भाई कीटोज और एल्डोज में डिस्टिंग्विश क्यों हो रहा है। छोटा सा बात कि जब हम सैंपल को कॉन्केव में डाल रहे हैं तो ये फर्फ्यूरल बना रहा है, और ध्यान रखना है कि आपका जो कीटोज है वो फर्फ्यूरल रैपिडली बनाता है। इसलिए जैसे आप रिएजेंट डालते हैं, खट से चेरी रेड कलर अगर आ गया तो मतलब वहां पे कीटोज का प्रेजेंस कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट बड़ा फेमस सा टेस्ट है, नॉर्मली एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। यहां पे हम लोग इस यूज कर रहे हैं रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। थोड़ा देर पहले जो हम लोग एक टेस्ट देखे थे यहां पे, ये वाला वारफोर्ड टेस्ट, इसमें क्या था? रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड के लिए था। यहां पे क्या है? वैसा मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड नहीं है, बस रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे रिड्यूसिंग में बहुत सारा एग्जांपल है, नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज आ गया, ठीक है। इसका रिएजेंट क्या है? तो ये रिएजेंट देखो, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनियकल सिल्वर आयन, AgNH3+2 NH3 प्लस, ये हो गया रिएजेंट, इसका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सैंपल जो आप लिए उसमें आप टॉलेंस रिएजेंट डाले, और टेस्ट ट्यूब के वॉल्स में अगर सिल्वर मिरर बन गया, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन अगर हो गया, तो मतलब कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। फिर से ये जो सिल्वर मिरर बनता है, मतलब कि Ag बना है, वहां पे Ag डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और यहां पे Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो Ag रिड्यूस हुआ ना, टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस हुआ, इसलिए ये काम कौन करेगा? रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। कोई भी शुगर अगर रिड्यूसिंग है तो वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होगा। अगर नॉन रिड्यूसिंग है तो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलिंग्स टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। फिलिंग्स रिएजेंट copper-2 टार्टरेट प्लस OH माइनस, बेनेडिक्ट रिएजेंट copper-2 साइट्रेट प्लस OH माइनस, ठीक है। बेसिकली ये copper-2 टार्टरेट तो हम फाइनल फॉर्म लिख लिए, बट इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि आप कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करते हैं, मतलब साथ में लेकर जाते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, तो फिर फाइनली जो बनता है वो copper-2 टार्टरेट हो जाता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को ही हम लोग रोशेल सॉल्ट बोलते हैं, रोशेल सॉल्ट, ठीक है, रोशेल सॉल्ट। ये हम अमीनो एसिड्स वाले टेस्ट में बता चुके हैं कि इसी को हम लोग रोशेल सॉल्ट बोलते हैं। तो फिलिंग्स रिएजेंट हो गया copper-2 टार्टरेट प्लस OH माइनस, यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ copper-2 टार्टरेट और मिक्सचर ऑफ CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको कि रोशेल सॉल्ट बोलते हैं, इन अल्कलाइन मीडियम। और बेनेडिक्ट रिएजेंट हो गया copper-2 साइट्रेट प्लस OH माइनस। यहां भी एक्जैक्टली सेम चीज आप कर सकते हैं कि आप कॉपर सल्फेट लेकर के आए, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट लेकर के आए, और फिर उसको अल्कलाइन मीडियम में डाल दिए। बट ये भी लिखा हुआ हो सकता है बाबू एग्जाम में, और ये वाला भी चीज भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों एक ही चीज है। तो फिलिंग्स रिएजेंट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ copper-2 टार्टरेट, बेनेडिक्ट रिएजेंट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ copper-2 साइट्रेट। सैंपल में जब आप फिलिंग्स रिएजेंट या बेनेडिक्ट रिएजेंट डालते हैं, तो अगर ब्रिक रेड पीपीटी बनता है Cu2O का, क्यूप्रस ऑक्साइड का, फिर से वही हो रहा है, रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग का बात हो रहा है। तो यहां पे Cu2+ में है, यहां पे Cu2+ में है, वो रिड्यूस कर गया Cu+1 में। तो अगर ब्रिक रेड पीपीटी ऑब्जर्व होता है Cu2O का, तो वो रिड्यूसिंग शुगर, यहां पे ऊपर में हम लिखना भूल गए, बट लाइक टॉलेंस रिएजेंट, जैसे यहां पे टॉलेंस में था रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग, यहां भी फिलिंग्स और बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है, ये किसके काम में आता है? रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग,
रिड्यूसिंग शुगर वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है, ये उसका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओसाजोन टेस्ट, ये फिर से रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग के काम में आता है। रिएजेंट कौन है? फिनाइल हाइड्राजिन, रिएजेंट याद रखो, फिनाइल हाइड्राजिन इन एसिटिक एसिड, फिनाइल हाइड्राजिन इन एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या हो रहा है, सैंपल आपको दिया गया, उस सैंपल में आप ओसाजोन रिएजेंट डाले, पहले उसको बॉयल किए और उसके बाद फिर उसको फॉलोड बाय कूलिंग, बॉइलिंग फॉलोड बाय कूलिंग। ठीक है, अगर येलो कलर्ड क्रिस्टल ऑब्जर्व हुआ, जो कि एक्चुअली ओसाजोन होता है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का प्रॉपर पार्ट में ओसाजोन का स्ट्रक्चर हम लोग को बताया जाता है। येलो कलर्ड क्रिस्टल अगर हुआ जो कि ओसाजोन होता है, तो मतलब कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। आप जब रिएक्शंस देखे होंगे ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का, तो ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है वो। ठीक है, और ओसाजोन जो बनता है वो येलो कलर का क्रिस्टल होता है, तो रिड्यूसिंग शुगर है। अगर नॉन रिड्यूसिंग रहेगा तो वैसे केस में ओसाजोन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ओसाजोन का फॉर्मेशन ही कौन करता है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या याद ध्यान रखेंगे, ओसाजोन टेस्ट इज फॉर रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग। रिएजेंट कौन है? फिनाइल हाइड्रोजन प्लस एसिटिक एसिड। और ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन द सैंपल इज रिएक्टेड विद ओसाजोन रिएजेंट, बॉइलिंग फॉलोड बाय कूलिंग, येलो कलर्ड क्रिस्टल विच इज एक्चुअली ओसाजोन कंफर्म्स रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी टेस्ट है बायोमोलिक्यूल्स का और बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है स्टार्च के लिए, स्टार्च के लिए। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स होता है स्टार्च, तो इसके लिए ये टेस्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कंपाउंड्स को आपस में डिस्टिंग्विश करा, सिर्फ स्टार्च के लिए ऑब्जर्वेशन हुआ, स्टार्च कंफर्म। रिएजेंट कौन है? I2 सॉल्यूशन इन Ki। तो हम लोग को पता है ये I2 सॉल्यूशन Ki में ये I2 I माइनस से रिएक्ट करके बनाता है I3 माइनस, ट्राई आयोडाइड आयन। बड़ा यूनिक सा ये एनायन है, इसका एक प्रॉपर्टी है कि पी ब्लॉक का कोई भी एनायन आप ले लो, कोई भी एनायन पी ब्लॉक का, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, या सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ठीक है, फॉस्फेट, ऐसा बहुत सारा और आएगा। पी ब्लॉक का एनायन मतलब कि उसमें सारा एलिमेंट जो प्रेजेंट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? पी ब्लॉक का। ये सब कलरलेस होता है। पी ब्लॉक का एनायन जो होता है उसमें सिर्फ ट्राई आयोडाइड आयन जो होता है वही कलर्ड होता है। ठीक है, डी ब्लॉक में चल जाओ तो फिर कलर्ड एनायन मिलेगा आपको, MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन पर्पल कलर, Cr2O7 माइनस डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर, CrO4 माइनस क्रोमेट आयन येलो कलर। तो वहां पे डी ब्लॉक का एलिमेंट में अगर आप चल जाओगे एनायन में तो वहां पे कलर मिलेगा, लेकिन पी ब्लॉक का जो एनायन होता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट से बना हुआ एनायन, वो सबका सब कलरलेस होता है एक्सेप्ट I3 माइनस ट्राइआयोडाइड आयन। ये भी पी ब्लॉक का ही है लेकिन ये कलर्ड है, लो कंसंट्रेशन में येलो और हाई कंसंट्रेशन में ब्राउन। तो I2 solution in Ki that forms triiodide ion is the reagent for this test, iodine test for starch। क्या है ऑब्जर्वेशन? सैंपल में हम लोग यही वाला सॉल्यूशन डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन इन Ki, और अगर ब्लूइश ब्लैक सॉल्यूशन बन गया तो हम लोग बोलेंगे कि स्टार्च कंफर्म हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। ठीक है, तो अगर ब्लूइश ब्लैक सॉल्यूशन बन गया मतलब कि स्टार्च सॉल्यूशन कंफर्म, नहीं बना तो फिर वहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। बट ये स्पेसिफिकली किसके लिए? सिर्फ स्टार्च के लिए। पहला टेस्ट है निनहाइड्रिन टेस्ट। ठीक है, तो यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है किस किस चीज के डिटेक्शन में काम आता है। अमोनिया, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और अमीनो एसिड्स। ठीक है, वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का बात है तो जनरली हम लोग का इस्तेमाल तो अमीनो एसिड्स के डिटेक्शन में होगा, बट अमोनिया, 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन के डिटेक्शन में भी निनहाइड्रिन टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये तो पहला बात हो गया। अब दूसरा, इसमें रिएजेंट कौन है? तो देखो एक फोटो बना हुआ है यहाँ पे, जो निनहाइड्रिन बोलते हैं इस कंपाउंड को, और यहां पे देखो कैसा फोटो है, ये बड़ा यूनिक सा कंपाउंड है, एक एक्सेप्शन वाला केस भी है। इसमें आप देखोगे इस कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगा हुआ है। जब ये 2 OH ग्रुप सेम कार्बन पे लगा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं जेम डायोल। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जेम डायोल एज सच बहुत अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहां पे ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर्स है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन निनहाइड्रिन एक एक्सेप्शन है जिसमें कि इस कार्बन पे जेम डायोल वाला फॉर्म स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग बनाता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पे कुछ ऐसा है कि ये वाला O यहां H के साथ से बॉन्ड बना हुआ है, और सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन यहां पे इस H के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड हो गया।
ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलर एच बॉन्ड हो गया, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज इंट्रामोलर एच बॉन्ड ये निनहाइड्रिन में इस कार्बन पे जेम डायल वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे करके, किसमें जेम डायल वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है अगर निनहाइड्रिन ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो ये निनहाइड्रिन इस्तेमाल होता है निनहाइड्रिन टेस्ट में। ये हो गया रिएजेंट कौन सा रहेगा, और तीसरा है कि उसका ऑब्जर्वेशन क्या था। जो भी सैंपल आपको दिया गया है, जो भी लैब में सैंपल मिलता है ना, कि आप बताइए उस सैंपल में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है कि नहीं, तो उस सैंपल में आप निनहाइड्रिन रिएजेंट डाल दिए, एनआर जो लिखा हुआ है दिस इज निनहाइड्रिन रिएजेंट, आप डाल दिए। इसका ऑब्जर्वेशन का कलर देख लो, जैसे पहला कलर है र्यूमैन पर्पल कॉम्प्लेक्स। अगर ये वाला कलर आपको दिया हुआ है, बड़ा यूनिक सा कलर है र्यूमैन पर्पल, तो ये वाला अगर रंग एग्जाम में दिया हुआ है तो आप समझ जाओ कि वो निनहाइड्रिन टेस्ट का ही बात हो रहा है। और ये कलर कंफर्म करता है कि आइदर देयर इज अमोनिया और 1 डिग्री अमीन और अमीनो एसिड। ध्यान रखो, कोई भी कलर आए, चाहे वो र्यूमैन पर्पल हो या येलो टू ऑरेंज हो, दोनों में अमीनो एसिड तो हम लिखे हुए हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, दिस इज द अमीनो एसिड विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 1 डिग्री अमीन। ठीक है, तो ये र्यूमैन पर्पल कॉम्प्लेक्स क्या क्या कंफर्म कर सकता है, अमोनिया 1 डिग्री में, जो कि हम लोग का बहुत काम का नहीं है, हम लोग का मेनली काम क्या है, अमीनो एसिड्स, एंड दिस इज द अमीनो एसिड विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अगर इसका जो कलर है वो येलो टू ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज इसलिए लिखे हैं बिकॉज कई बार क्या होता है कि येलो आ जाएगा, कई बार ऑरेंज आ जाएगा, कई बार इन दोनों के बीच का कोई एक कलर आएगा। तो येलो टू ऑरेंज अगर कलर आ रहा है तो इट कंफर्म्स 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, और अगेन अमीनो एसिड्स विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 डिग्री अमीन। यानी कि इन दोनों में कोई भी अगर रंग आए तो अमीनो एसिड्स तो होगा, बट वो अमीनो एसिड किससे डिराइव हुआ रहेगा, आइदर 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन। तो ये 3 बात ध्यान रखो। निनहाइड्रिन टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल में होगा, किसी डिटेक्शन में, रिएजेंट कौन है, और उसके का ऑब्जर्वेशन क्या है, र्यूमैन पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर क्या कंफर्म होता है, और येलो टू ऑरेंज अगर रहेगा तो फिर क्या कंफर्म होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट किस चीज के डिटेक्शन में काम आता है, यह डिटेक्ट करता है सॉल्युबल प्रोटीन्स, कि भाई कौन कौन सा प्रोटीन सॉल्युबल है, जो सॉल्युबल प्रोटीन होगा वही इस टेस्ट को देगा। ठीक है, अब इसमें सॉल्युबल प्रोटीन्स में ध्यान दो, हम लोग के सिलेबस में हम लोग को ये 2 प्रोटीन पढ़ना है, ये 2 प्रोटीन जानना है। कौन कौन सा प्रोटीन है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। देखो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर देखो आप, इसमें क्या होता है, चलो टायरोसिन से आप लोगों को समझाते हैं क्या होने वाला है। पहले रिएजेंट देख लो, रिएजेंट है इसमें कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3 सिंपल सा रिएजेंट है कॉन्क HNO3। इसमें जब आप सैंपल में कॉन्क HNO3 डाल रहे हैं, मान लीजिए कि आपके सैंपल में ये टायरोसिन प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स तो है, दिख रहा होगा आप लोग को, कार्बन पे NH2 और COH लगा हुआ है, फिनाइल रिंग एक OH ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, ध्यान देना। जब इसमें आप कॉन्क HNO3 डालेंगे तो पहला ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो क्या है, डार्क येलो कलर का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ैंथोप्रोटिक एसिड। यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो टायरोसिन में आप कॉन्क HNO3 किए तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन, ऑर्गेनिक पढ़े हम लोग, नाइट्रेशन हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो या तो ये इसका ऑर्थो पोजीशन है, ये इसका पारा पोजीशन, तो पारा पोजीशन तो पहले से ही ब्लॉक्ड है, तो इसके ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रेशन होगा, यहां पे NO2 लग जाएगा, और वो जो कंपाउंड बनेगा वही ये डार्क येलो है। ठीक है, यहां पे NO2 लगा दीजिए ऑर्थो पे, फिर उसमें आप डालें NaOH। अब ध्यान से देखो, जैसे ही आप यहां पे ऑब्जर्व करो, यहां पे NO2 आप लगा दिए तो उससे ये H का एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गया। फिनॉल का H का एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा ठीक ठाक होता है वैसे भी, बिकॉज H निकलने से O- रेजोनेंस करेगा पूरे फिनाइल रिंग में, और अगर ये ऑर्थो पे NO2 लगा हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस H का एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा, और जैसे ये NaOH आप डालेंगे वो एसिड बेस कर लेगा इस H के साथ, और वहां पे जो कंपाउंड बनेगा वो ऑरेंज कलर का। तो ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है कि अगर हम लोग सैंपल को कॉन्क HNO3 से ट्रीट किए, डार्क येलो आया ज़ैंथोप्रोटिक एसिड, और NaOH डालने पे वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया, इट मींस कि उसमें सॉल्युबल प्रोटीन प्रेजेंट है, मोर स्पेसिफिकली आइदर दिस इज टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में वही चीज है, यहां पे ध्यान से देखो, ये इनका लोन पेयर है दैट एक्टिवेट्स दिस रिंग, इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है ये, यहां पर भी कार्बन है, ऑब्वियसली कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो मेरे को दिख नहीं रहा है, ये तो लोन पेयर के वैसे बल्कि एक्टिवेटिंग है, तो ये भी ऑर्थो, इसका ये वाला ऑर्थो पोजीशन है, यहां पे पैरा पोजीशन है, ऑर्थो पे अटैक नहीं हुआ बिकॉज थोड़ा स्टेरिक क्राउडिंग है, यहां पैरा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा फर्स्ट वाले स्टेप में, और सेकेंड वाले स्टेप में फिर यहां से एसिड बेस होगा, आपको एसिडिक H यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ये सॉल्युबल प्रोटीन को डिस्टिंग्विश करता है इनसॉल्युबल प्रोटीन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ब्यूरेट टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट अमीनो एसिड्स का टेस्ट है, बट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये देखो लिखा हुआ है ब्रैकेट में फॉर पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज किसको बोलते हैं, यहां फोटो बना हुआ देखो, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। क्या होता है, दो अमीनो एसिड्स जब मिलता है तो एक अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट और दूसरा अमीनो एसिड्स का अमीन वाला पार्ट आपस में मिलकर के कंडेंसेशन करता है, उसमें से एक H2O निकल जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा चीज है। जैसे एक अमीनो एसिड का ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट और दूसरे अमीनो एसिड का ये अमीन वाला पार्ट, ठीक है, ये आपस में मिलता है, इसमें से एक H2O निकल जाएगा, ये वाला OH निकला और एक H ये वाला निकला और जुड़ जाएगा बाकी, तो देखो ऐसा अमाइड लिंकेज बन जाएगा। तो ये जो अमाइड लिंकेज बनता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। Peptide linkage is defined as the amide linkage which is formed when two amino acids condense to form amide और उसमें बीच में से एक H2O निकल गया। ठीक है, और ऐसा बहुत सारा अगर लिंकेज रहेगा किसी कंपाउंड में तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ब्यूरेट टेस्ट जो होता है वो होता है पेप्टाइड लिंकेज के को डिटेक्ट करने के लिए और एटलीस्ट टू अमीन और अमाइड। अब ये हम लोग के बहुत काम का नहीं है बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के साथ बात हो रहा है, तो ये पेप्टाइड लिंकेज के यूज में होता है, बट हाँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे कि पेप्टाइड लिंकेज के काम में आता है, या फिर दो अमीन या दो अमाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वहां पर भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिएजेंट क्या है, रिएजेंट देख लो, CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियोल, ये पहला हो गया। सेकेंड है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, यू नो व्हाट इज टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड इसको बोलते हैं, COOH, यहां भी COOH, यहां OH OH HH, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टार्टरिक एसिड। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट यानी कि यहां पे दो एसिडिक H जो आप लोगों को दिख रहा है, एक को हटा करके आप सोडियम लगा दो, सॉल्ट बनाना है Na+, और दूसरे को हटा करके K+ लगा दो, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको कि हम लोग रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, याद रखना ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि इन चारों ऑप्शन में कौन रोशेल सॉल्ट है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिलिंग्स टेस्ट में भी, जहां पे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का हम लोग यूज करते हैं एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में। ठीक है, साथ में NaOH और Ki, ये चार रिएजेंट ध्यान रखो। ये ब्यूरेट टेस्ट का रिएजेंट है। जो सैंपल है जो आपको लैब में दिया गया है उसमें आप ब्यूरेट रिएजेंट डालेंगे, मतलब ये चारों डालेंगे, और अगर वो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, वो Cu2+ का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉपर बीच में रहता है, सेंट्रल मेटल, और चारों तरफ लिगेंड रहता है। ठीक है, तो वो पर्पल अगर फॉर्म हो जाता है मतलब कि उसमें पेप्टाइड लिंकेज कंफर्म हो गया, या फिर दो अमीन या अमाइड लिंकेज भी कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूरेट टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मिलन्स टेस्ट। मिलन्स टेस्ट किसके लिए, ध्यान से देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर टायरोसिन। टायरोसिन, टायरोसिन का स्ट्रक्चर अभी जस्ट हम लोग बनाए थे, ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर, ये तो टायरोसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग याद रखेंगे टायरोसिन का। या फिर साथ में ध्यान से देखो और एक चीज लिखा हुआ है फॉर टायरोसिन और एनी फिनोलिक OH ग्रुप, एनी फिनोलिक OH ग्रुप। फिनोलिक OH ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये बेंजीन रिंग और इस पे अगर OH लगा हुआ है जो कि टायरोसिन में है, देखो जो कि टायरोसिन में फिनाइल ग्रुप और बगल में OH, तो टायरोसिन के लिए है अगर हम लोग अमीनो एसिड्स का बात करें तो, या फिर कोई भी फिनोलिक OH ग्रुप अगर है तो उसके लिए मिलन्स टेस्ट है। तो आप बोलेंगे सर फिर सिर्फ अमीनो एसिड के लिए कैसे एप्लीकेबल हो गया। मान लीजिए कि ये टेस्ट दे देता है कोई कंपाउंड, तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि उसमें टायरोसिन है कि नहीं है, बिकॉज हो सकता है किसी ग्रुप में फिनोलिक OH हो सिर्फ और वो दे दे इस टेस्ट को। तो वैसे केस के लिए ना आपको दो टेस्ट करना पड़ेगा। पहले आप कर लो कौन सा टेस्ट, तो यहां पे जो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट था इसको कर लो। जैसे आप ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट किए, कंफर्म हो गया कि आइदर टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है। ठीक है, बट आपको अब डिस्टिंग्विश करना है कि भाई टायरोसिन प्रेजेंट है कि ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। तो वैसे केस में ये वाला टेस्ट करने के बाद यू गो फॉर मिलन्स टेस्ट। अगर मिलन्स टेस्ट को कंफर्म हो जाता है, मतलब कि पहले तो वो टेस्ट जैसे आप किए तो उन दोनों में कोई एक प्रेजेंट है, जैसे मिलन्स टेस्ट कंफर्म हुआ आप पक्का हो गया कि टायरोसिन प्रेजेंट है। अगर कोई ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट दे देता है लेकिन मिलन्स टेस्ट नहीं दे पाता है, मतलब कि वो फिर कौन सा कंपाउंड है, ट्रिप्टोफैन। लेकिन अगर कोई ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट भी देता है और मिलन्स टेस्ट भी देता है तो फिर वो टायरोसिन है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। रिएजेंट क्या है इसमें, रिएजेंट थोड़ा याद रखना है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट और कॉन्क HNO3, ये तीनों है। मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट और कॉन्क HNO3 तीनों प्रेजेंट है। और सैंपल में आप जब मिलन्स रिएजेंट डालते हैं
तो अगर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन गया मतलब कंफर्म हो गया कि उसमें या तो टायरोसिन प्रेजेंट है या फिनोलिक OH प्रेजेंट है। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते। सैंगर्स टेस्ट, ये अमीनो एसिड्स में जैसे पेप्टाइड लिंकेज होता है ना, पॉलीपेप्टाइड्स जो होता है, खूब सारा पेप्टाइड लिंकेज, वो दो तरह का होता है। एक होता है सी टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड, एक होता है एन टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड। से पॉलीपेप्टाइड खूब सारा पेप्टाइड लिंकेज से बना, और लास्ट में कोना में अगर मान लो सिर्फ NH2 बच जाता है। एन टर्मिनल बोलते हैं कि पूरा पेप्टाइड लिंकेज, जैसे ये देखो पूरा पेप्टाइड लिंकेज है, आगे भी पूरा डॉट डॉट बना हुआ है, लेकिन यहां कोना में आपको दिख रहा है कि NH2 है, तो इसको बोलते हैं एन टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, सी टर्मिनल किसको बोलेंगे कि भाई इधर पूरा देखो पेप्टाइड लिंकेज है इधर साइड, और यहां कोना में COOH ग्रुप है, मतलब अगर आपको एक फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा तो वो हो जाएगा सी टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड, अगर आपको फ्री में एक अमीन ग्रुप मिलेगा तो ये हो जाएगा एन टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, सैंगर्स टेस्ट जो होता है वो एन टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड के लिए होता है। सैंगर्स रिएजेंट याद कर लो क्या है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ये SNAR रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बड़ा शानदार सा रिएजेंट है। यहां पे F खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है हैलोजन के फॉर्म में, सबसे ज्यादा -I वाला ग्रुप है, तो SNAR के लिए बेस्ट कंपाउंड है वो फ्लोरोबेंजीन। और साथ में जब ऑर्थो और पारा पोजीशन पे आप NO2 लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और शानदार बन गया वो। ठीक है, तो यहां पे ये बोल रहा है कि ठीक है हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर आकर के यहां पे अटैक करता है और नेक्स्ट स्टेप में यहां से फ्लोरीन निकल जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं SNAR न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो अगर एन टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड रहेगा तभी वो सैंगर्स रिएजेंट यानी इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एन फ्री होना जरूरी है उसमें NH2। ठीक है, तो सैंगर्स टेस्ट में क्या है कि जो भी अगर कोई पॉलीपेप्टाइड सैंगर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मतलब कि वो एन टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, और सी टर्मिनल के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो मान लो ये जैसे एक सी टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड है, इसको आप NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर दो, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड बेस करेगा, ये Na+ है, HCO3- है, HCO3- का H+ लेकर के H2CO3 बनाएगा, जो कि डिकम्पोज करके CO2 बना करके उसका एफरवेसेंस निकाल देगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा फेमस सा टेस्ट है, जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर सिलेबस आप पढ़े होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट साथ रिएक्ट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस निकालता है। एफरवेसेंस यानी कि वो फिज जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में निकलता है, बबल्स, जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को खोलते हैं ना, जो बबल्स निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकलता है ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, इट कंफर्म्स दैट द पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट इज सी टाइप पॉलीपेप्टाइड।